हेलो, मिस्टर इनसाइडर बोल रहा हूँ। दोस्तों इससे मिले, यह है जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन नारू। आपको बता दूं कि नारू पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटा सा देश है। यह दुनिया की तीसरी सबसे छोटी कंट्री है। इस छोटे से देश में सिर्फ 11,000 के करीब लोग रहते हैं। यहाँ पर सभी के सभी लोग जैसा के जैसे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे आइलैंड पर आपको कहीं पर भी 70 किलो से कम का आदमी या औरत दिखेगी ही नहीं। दरअसल यहाँ पर 95% लोग ओवरवेट हैं, यानी कि हर 10 में से 9 आदमी मोटे हैं। अब सर इसे देखिए, ये होता है मोटा होना और ये होता है ओबीस होना, और यहाँ की 72% आबादी ओबीस है। और सिंपल भाषा में ओबेसिटी एक बीमारी है, और जो व्यक्ति ओबीस है उसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम तो होगी, और ओबीस व्यक्ति सेक्स की क्षमता भी खो देता है। इस तरह से एक समय बाद ये देश इस प्लेनेट से गायब हो जाएगा। अब इस देश की बात भला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, और इस मौत की जाल से बचने का एक ही तरीका है, आपको बताते हैं। अब जरा रुकिए, आपको 100 साल पीछे लेकर जाते हैं। देखिए, नारू की हालत शुरू से ऐसी नहीं थी। 100 साल पहले ये बहुत हरा भरा आइलैंड था। बाकी दुनिया से कोसों दूर यहाँ पर हंसती खेलती आदिवासी जनजातियां रहती थी। इनके पास फ्रेश पानी, फ्रेश सब्जियां, ताजे नारियल, पेड़ और सब कुछ ताजा अच्छा होता था। यहाँ के लोग बहुत खुश थे। लेकिन तारीख आती है 1899 की। न्यूजीलैंड का एक व्यक्ति एल्बर्ट एलिस इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर लेता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद एल्बर्ट ने नोटिस किया कि नारू के पत्थरों में एक बहुत ही कीमती मिनरल मौजूद है, जिसे फॉस्फेट कहा जाता है। दरअसल ये एक ऐसा मिनरल है जिससे किसानों को बहुत फायदा होता है। इसी वजह से उस जमाने में यह मिनरल काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आधी दुनिया खेती बाड़ी करती थी। देखिए, बर्बादी के दिन तो इस देश के लिए 1830 में ही शुरू हो गए थे। 1798 में इस आइलैंड के बारे में बाहर की दुनिया को पता चला, और 1830 के आसपास यूरोप के बहुत जहाज यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते थे, और इन लोगों से वो साफ पानी, फल, सब्जियां लेकर जाते थे, और बदले में इन्हें देते थे शराब और सेफ्टी के नाम पर बंदूकें। अब इस समय तक ये आइलैंड बाहर की दुनिया के साथ जुड़ चुका था। बाहर के लोग यहाँ पर ट्रेड करने आते, इनसे कुछ लेकर जाते और बदले में बंदूकें, शराब और ऐसे ही नफरत फैलाने वाली चीजें देकर जाते। धीरे धीरे जर्मन एम्पायर की नजर इनके ऊपर पड़ गई। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कर लिया कब्जा और इनके हथियार ले लिए। लेकिन फिर एंट्री होती है पहले विश्व युद्ध की। हमें पता है कि जर्मन हार गया और इससे देश पर कब्जा हो जाता है ब्रिटिश का। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर जमकर इस आइलैंड को लूटते हैं, जैसा उन्होंने आधी दुनिया को लूटा। कुछ समय के लिए इस आइलैंड को सीज भी कर दिया जाता है। अंदर ही अंदर बहुत बड़े स्केल पर फॉस्फेट की माइनिंग चल रही थी। लेकिन 1942 में नारू देश पर जापानीज एम्पायर ने कब्जा कर लिया। जापानियों ने यहाँ पर जमकर अत्याचार किया, और हमें पता है कि फिर आता है समय वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के साथ साथ इटली और जर्मनी भी हार जाते हैं, जिसके चलते नारू पर एक बार फिर से ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो जाता है। जिसके बाद ब्रिटिशर फिर दोबारा से वही कहानी दोहराते हैं। उन्होंने फिर से फॉस्फेट की माइनिंग शुरू कर दी। देखिए, देश नारू के लोगों का, ठीक है, ब्रिटिशर उनके ऊपर कब्जा करते हैं और सारा पैसा खुद लेकर जाते हैं, और उन लोगों को कुछ भी नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि साल 1964 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार नारू के लोगों को एक ऑफर दे देती है। तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पर शिफ्ट हो जाएं और इस आइलैंड को छोड़ दें, और साथ में उन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तक आते आते नारू के लोगों को ये रियलाइज हो गया कि उन्हें उल्लू बनाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके चलते दोस्तों यहाँ के लोगों ने भी हम भारत देश की तरह संघर्ष किया आजादी के लिए, और समय आ गया 1968 में यह देश आजाद हो गया। हैप्पी एंडिंग है ना? लेकिन कहानी यहाँ से तो शुरू होती है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ की 90% जगह नर्क बनी हुई है। इस देश में जो लोग मोटे हैं, ये ज्यादा खाने से नहीं हुए, इसके पीछे कहानी बहुत भयंकर है। देखिए, नारू को ऑस्ट्रेलिया से तो आजादी मिल गई, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियंस अपने देश को खुद ही नोच नोच कर खा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि उनके पास फॉस्फेट है, जो कि बहुत जरूरी मिनरल है। इसलिए वे लोग अपने ही देश को अंदर ही अंदर से खोखला करते गए। बताते हैं, जमीन की काफी गहराइयों में माइनिंग कर
जमीन को बंजर बना दिया। देखिए, इन्हें आजादी मिली 1968 में और 1975 आते आते इन लोगों ने इतना फॉस्फेट निकाल लिया कि ये उस समय दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंट्री बन गई। अब सरकार के पास पैसा ही पैसा था, लेकिन नारू की सरकार सोचती है कि इतने सालों से हमारे साथ तो जुर्म हो रहा था, इसलिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड से मांगे पैसे कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, हमारे देश को लूटा, उसके पैसे कहाँ गए। बाद में इन्हें वो भी पैसे मिल जाते हैं। अब क्योंकि नारू के पास इस वक्त बहुत पैसा था, तो इन लोगों ने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। एक आइलैंड से इन लोगों ने दुनिया के बाकी हिस्सों में चीजें खरीदनी शुरू कर दी। नारू ने अपनी एक शिपिंग लाइन भी बनाई। इसी के साथ साथ एयर नारू नाम से अपनी एक एयरलाइन कंपनी भी बनाई। इसी के साथ इन लोगों ने मेलबर्न में 300 करोड़ की एक 52 मंजिली ऊंची इमारत बनवाई। नारू ने अपने आसपास के जो आइलैंड थे वहां पर अपनी होटल चेन बनवा डाली कि यहां से भी पैसा आता जाएगा। अब यहाँ पर नारू में जो पॉलिटिक्स में जो ऊपर बैठे लोग थे वो बहुत अमीर हो गए। बाहर से महंगी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी, GTR, महंगी गाड़ियां इंपोर्ट करवाई, लग्जरी कारों में घूमते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे आइलैंड को घूमने में सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट का समय लगता है। वो गाड़ियां हमेशा ऐसे ही खड़ी रहती। यहाँ पर नारू देश की सरकार के पास बहुत पैसा था, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो गरीबों का भला कर देते हैं। इसलिए उन लोगों ने जो आम लोगों को टैक्स देना होता है उसे हटा दिया, स्टडी एजुकेशन को फ्री कर दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश में अपने स्टूडेंट को सस्ते दामों पर भेजना शुरू कर दिया पढ़ने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री थी, सरकार न्यूज़पेपर को फ्री बांटती थी और यहाँ तक कि मेडिकल सर्विस भी लगभग फ्री थी। यहाँ पर ड्रीम लाइफ थी लोगों की, है ना। लेकिन ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था ताकि आम जनता सरकार क्या कर रही है, सरकार कैसे देश को खोखला कर रही है, उसके ऊपर ध्यान ना दे। अब समय आता है 1982 में। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है कि फॉस्फेट जो कि नारू देश में मौजूद है उसकी क्वांटिटी अब ज्यादा नहीं बची, बल्कि अगले 10 साल के अंदर अंदर ये पूरा आइलैंड फॉस्फेट से हाथ धो बैठेगा। यहाँ फॉस्फेट मिलेगा ही नहीं। देखिए, 10 साल तो दूर की बात, 8 सालों में इनका बेड़ा गर्क हो गया। इंटरनेशनल जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनका सत्यानाश हो गया। अब ये देश बहुत बड़े संकट में था। इसके बाद यहाँ की आम जनता सरकार जैसे तैसे कर देश को चलाती है, लेकिन फिर 20 साल और निकल जाते हैं। 2010 आते आते इनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने अपने ही देश की जमीन को आधे से ज्यादा बर्बाद कर दिया था, तो यहाँ पर आइलैंड के लोग सब्जी, फ्रूट, फल कुछ भी नहीं उगा सकते। हालांकि हाल ये हो चुका था कि यहाँ पर एक हफ्ते में एक सब्जी मिलना असंभव हो गया था। पहले की तरह नहीं कि फल फ्रूट बहुत है, खाओ जैसे मर्जी, नहीं, अब बहुत बुरा हाल था। फल तो दूर की बात, यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं था, क्योंकि ग्राउंड वाटर में कॉडमियम नामक एक केमिकल मिल चुका था जिसने पानी को खराब कर दिया। ये कैसे मिला? फॉस्फेट की माइनिंग की वजह से। इससे होता क्या है? लंग डैमेज, किडनी डैमेज, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां इससे होती है। और यहाँ पर अब फिशिंग भी खत्म है, क्योंकि पानी ही दूषित है, तो मछलियां कहां से आएंगी? अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मिस्टर इनसाइडर, हाँ मान लिया कि इनके पास सब्जियां नहीं है, फल नहीं है, मछली ये खाते नहीं है, तो अब खाएंगे क्या? पानी कहां से आएगा? और वो जैसा कैसे जिंदा है जो वीडियो की शुरू में आया था? रुकिए जरा बताता हूँ। देखिए, आपके सारे सवालों का सिंपल सा जवाब है कि ये लोग 100% इंपोर्ट की चीजों पर रिलाई करते हैं। मतलब कि जो चीजें देश के बाहर से आएंगी सारी की सारी वही खाते हैं, वही पीते हैं। और खाने पीने की चीजें ये लोग अमेरिका और न्यूजीलैंड से मंगवाते हैं, वो भी कुछ ज्यादा शुद्ध और ताकतवर नहीं देते। देखिए, मजबूरी का फायदा तो दुनिया में हर कोई उठाता है, इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, मजबूरी इनकी भी है कि पूरा का पूरा खाना इन्हें दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है, तो इसलिए उसकी कीमत का ख्याल भी रखा जाता है। अब कम प्राइस में प्रोसेस्ड फूड ही आएगा। आप लोग इमेजिन करिए कैसा होगा वो खाना जो कि कैन में, डिब्बे में, पैकेट में बंद होगा, और कैसा होगा वो पानी जो कि बड़ी बड़ी शिप्स में यहाँ पर लाया जाता है। अगर बात करें पानी की, तो उन्हें भी बड़े बड़े जहाज़ों और टैंक्स में भरकर ऑस्ट्रेलिया से लाया जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा दुख करने वाली बात यह है कि इन लोगों को खाने के लिए वो चीज़ें मिलती है जो कि बाकी देशों में कुत्तों को, जानवरों को या ऐसे ही डस्टबिन में फेंक दी जाती है। खाने के लिए कुछ प्रोसेस्ड वाइट राइस, साथ में इंस्टेंट नूडल,
चॉकलेट चिप्स, कैंडीज, बियर, मीट इन्हें मिलता है। लेकिन नारू के लोग पहले मीट नहीं खाते थे, लेकिन अब इन लोगों को साधारण मीट नहीं मिलता। ये लोग खाते हैं टर्की टेल्स, मटन फ्लैप। लेकिन मटन फ्लैप क्या होता है? देखिए, भेड़ के पेट का ये वो पार्ट होता है जो कि बिल्कुल नीचे होता है। असल में ये एक वेस्ट पार्ट होता है। बाहर देशों में ये कुत्तों को, जानवरों को दिया जाता है क्योंकि मात्र 100 ग्राम में इसके 500 कैलोरी होती है और उसी के साथ 40 ग्राम तो फैट सिर्फ इसी में मिलती है। इस वजह से लोग यहाँ पर मोटे हैं। दूसरा कारण है टर्की टेल। इसके पीछे तो बहुत ही घिनौना काम है। देखिए, टर्की टेल्स में 75% जो कैलोरीज होती हैं वो फैट से मिलती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चीज को खाया नहीं जाता क्योंकि ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि टर्की के पंख को उसकी बॉडी से जोड़ता है। इसमें पूरी तरह से ऑयल, तेल भरा होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चीज को तो जानवर भी नहीं खाते, लेकिन ये लोग पैसा देकर शिप से, दूसरे देश से इस चीज को मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास और ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ इसी के साथ जिंदा रह सकते हैं। और इस सब कहानियों के साथ ये दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री भी है। एक साल में सिर्फ 200 टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। मतलब टूरिस्ट यहाँ पर क्यों आए? देखिए, दुनिया के सारे देश एक व्यक्ति घूम चुका है। 1997 देश है दुनिया में, उसका नाम है बिनस्काई। जब वो नारू देश में गया था तो उसने कहा कि इस देश में सिर्फ एक हॉस्पिटल, सिर्फ एक स्कूल, सिर्फ 2 होटल, एक बैंक, एक फायर स्टेशन, एक पोस्ट ऑफिस और इस पूरे आइलैंड पर एक भी थिएटर नहीं। इन लोगों को सेक्स से लेकर दिमाग से लेकर फेफड़ों तक सारी बीमारियां हो रही हैं। इन लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन आप और हम प्रोसेस फूड को बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ देश की भलाई के लिए हम वोट के समय ये सोच सकते हैं, क्या ये सरकार देश को सही चलाएगी? क्या सरकार सही हाथों में है? क्या सरकार सब कुछ सही कर रही है? क्योंकि नारू को अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। किश्ती उनकी वहां डूबी जहां पानी में केमिकल था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक ऐसे क्राइम पर बात की है जिसे सुनने के बाद आपके हाथ कांपने लगेंगे। लखविंदर चीमा केस जरूर सुनिए राइट हैंड वाले वीडियो पर क्लिक करके।